बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि आप लोगों ने अगर मेटल को जॉइन करना है तो मेटल को जॉइन करने के हमारे पास कितने प्रोसेस आते हैं। तो ये कह रहा है कि दीज प्रोसेस फॉर्म अ परमानेंट जॉइंट बिटवीन मेटल पार्ट्स इज़ नोन एज मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। अब वो ये कहता है कि मेटल जॉइनिंग प्रोसेस कौन सा होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग परमानेंट जॉइंट बनाते हो उनको मेटल जॉइनिंग प्रोसेस कहते हैं, और वो मेटल के जॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप नट और बोल्ट्स का जॉइंट लगाते हो तो वो एक आपके पास नॉन परमानेंट जॉइंट है जिसको आप अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेल्डिंग का जॉइंट बनाते हैं, या आप ब्रेजिंग करते हैं, या आप सोल्डरिंग करते हैं, तो ये तीनों आपके पास जो आते हैं मेटल के जॉइनिंग के प्रोसेस, ये आपके पास परमानेंट जॉइनिंग में आते हैं। इसी तरह वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग आर सम प्रोसेस यूज्ड फॉर परमानेंट जॉइंट्स। अब आपने अगर परमानेंट जॉइंट लगाने हो तो आप ये तीनों प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। देर आर थ्री बेसिक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। अब तीन आ जाते हैं आपके पास जो जॉइनिंग के प्रोसेस होते हैं परमानेंट। एक आता है आपके पास वेल्डिंग, एक ब्रेजिंग और एक सोल्डरिंग। अब वन बाय वन पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम आर्क वेल्डिंग में आगे जाते हैं अपनी वेल्डिंग की टाइप्स में। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज अ मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस coalescence of materials by heating them to suitable temperature with or without the application of pressure, or by the application of pressure alone, and with or without the use of filler material। अब वो कहता है कि वेल्डिंग हमारे पास कौन सा प्रोसेस है। वो कहता है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जोड़ते हो, जिसमें आप या तो सिर्फ प्रेशर यूज़ कर सकते हो, प्रेशर की मदद से इसको जोड़ सकते हो, या विदाउट प्रेशर यूज़ कर सकते हो, या आप क्या प्रेशर और फिलर मेटल को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। फिर कहते हैं वेल्डिंग इज़ यूज फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडीज़, एयरक्राफ्ट फ्रेम्स। अब आपको पता है आपकी जो गाड़ियाँ हैं, जो आपके पास जहाज़ हैं, आपके पास शिप्स हैं, टैंक्स आ जाते हैं, बॉयलर्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इनकी बॉडीज़ जो इनको ओवरऑल बनाने के लिए वहाँ पे वेल्डिंग आपका बैकबोन का रोल प्ले कर रही होती है। अब आ जाते हैं कि ब्रेजिंग में क्या चीज़ है। In case of brazing, joining of metal pieces is done with the help of filler metal। अब आपके पास जो ब्रेजिंग होती है वो आप फिलर मेटल से करते हो। विदाउट फिलर मेटल आपकी ब्रेजिंग नहीं हो सकती। फिलर मेटल इज मेल्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन between the faying surface of the metallic parts being joined। अब वो कहता है कि जो आपने दो मेटल के पार्ट्स को जोड़ना होगा, फिलर मेटल उसके दरमियान में प्लेस की जाती है, कि दो पार्ट्स को एक दूसरे के करीब ला के दरमियान में फिलर मेटल उसके लगाई जाती है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो देन ये आपके पास जॉइंट बन जाता है। इन दिस केस ओनली फिलर मेटल मेल्ट्स। अब याद रखना है आपने कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिलर मेटल ही पिघलती है। ये नहीं है कि आपने अपनी बेस मेटल को पिघलाना है। देयर इज़ नो मेल्टिंग ऑफ वर्क पीस मेटल। जिस पे आपने काम करना है, जिसको आपने जोड़ना है, उसको आपने नहीं पिघलाना। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लेसर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्क पीस मेटल। जाहिर सी बात है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका वर्क पीस मेटल से ज़्यादा हो जाता है तो पहले तो मेटल वर्क पीस ही पिघल जाएगी, ये आपके जो आपका फिलर मटेरियल है उससे पहले। इसीलिए फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके वर्क पीस के मेल्टिंग पॉइंट से लो होना चाहिए। क्यों? कि फिलर मेटल ताकि पहले पिघले जब आपका टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। द मेटलर्जिकल बॉन्डिंग बिटवीन वर्क एंड द फिलर मेटल एंड द जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस imposed on the joint by the workpiece metal make the joint stronger than the filler metal out of which the joint has been formed।
अब वो ये कहता है कि आपके पास जो इसके मेटलर्जिकल बॉन्डिंग है कि आप जो फिलर मेटल है वो किस नेचर की है, वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रहा होता है जब ये जॉइंट लगाया जाता है। अगर आपके फिलर मेटल इस तरह की है कि उसके अंदर ज्वाइनिंग या बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो देन आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपका जो जॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड सिमिलर इज़ अ वाइस वर्सा केस। आगे आ जाता है आपके पास थर्डली सोल्डरिंग का केस। सोल्डरिंग क्या चीज़ होती है? अब ये मोस्टली जो जॉइंट होता है ये आपने देखा होगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब वो क्या कहता है इसके बारे में? सोल्डरिंग इज़ वेरी मच सिमिलर टू ब्रेजिंग एंड इट्स प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ ब्रेजिंग। अब वो कहता है कि ये ब्रेजिंग के सिमिलर है और इसका प्रिंसिपल भी सेम है। अब सेम प्रिंसिपल से क्या मुराद है कि आपने एक फिलर मेटल यूज़ करनी है और आपने फिलर मेटल को ही पिघलाना है, लेकिन आपने इसमें अपनी बेस मेटल को नहीं पिघलाना। और इसका टेम्परेचर अगेन 450 डिग्री सेंटीग्रेड आपने रखना है। Filler metal called solder is added to the joint which distributes between the closely fitted surfaces. Strength of solder joint is much lesser than welded joint. अब आपने याद रखना है कि ये जो स्लेल्ड आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है या आपका ब्रेजिंग जॉइंट है, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटी आप कह सकते हैं कि चीज़ों को बॉन्ड करने की सलाहियत है, इन दोनों की कम है एज़ कम्पेयर टू वेल्डेड जॉइंट्स के। अब आगे चलते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या है। पहले उसमें से वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब वेल्डिंग है वो आपके पास टोटली 6 टाइप की होती है, जिसमें पहले इलेक्ट्रिक आर्क आता है। उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, वन बाय वन में बाद में जाऊँगा। फिर आप गैस वेल्डिंग देख सकते हैं, सिमिलरली थर्मेट वेल्डिंग। फिर आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, और फिर आता है न्यूअर वेल्डिंग। अब इनको वन बाय वन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा अभी टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है वो आपके पास आर्क वेल्डिंग है। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हम आर्क वेल्डिंग यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। कोई टावर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बॉयलर की जॉइंट लगा रहा है, कोई आपके पास इकोनोमाइज़र की जॉइंट लगा रहा है, कोई आपके पास सीढ़ियाँ बना रहा है, तो कोई आपके पास घरों की ग्रिल बना रहा है। तो ये जो नॉर्मल आप लोग वेल्डिंग देखते हो, ये जो वेल्डिंग की टाइप है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो और आप आर्क यूज़ करके मेटल को मेल्ट करते हो और देन आप उसको जॉइन करते हो। अब इसमें कहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, in which the electric arc is produced to give heat for the purpose of joining two surfaces, is called the electric arc welding। वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, अब इसमें सबसे जो आपका सुप्रीम या आप कह सकते हैं आपका जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपके पास है हीट की जनरेशन। अगर आपकी हीट की जनरेशन जो है वो आपकी ठीक हो रही है, मीन टू से कि आपकी जो हीट है वो जनरेट आपने करनी है, ठीक जनरेट करनी है, जिससे आपकी मेटल्स पिघल जाएं, तो वो आपने किससे कर रही है? वो आपकी होगी हीटिंग से जनरेट। और हीट कहाँ से आएगी? हीट आपने जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। द जॉइनिंग बाय फ्यूजन द जॉइनिंग बाय फ्यूजन ऑफ टू और मोर पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर बाय यूजिंग द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क। अब वो कहता है कि आपने दो मेटल को ज्वाइन किस तरह करना है, इलेक्ट्रिक आर्क से आपने हीट को जनरेट करना है। आगे आता है द आर्क इज लाइक अ फ्लेम ऑफ इंटेंस हीट दैट इज जनरेटेड एज द इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द हाईली रेजिस्टेंस एयर गैप। अब एयर गैप से क्या मुराद है? यहाँ से एयर गैप से मुराद ये है कि आपके इलेक्ट्रोड और जो मेटल आप जिस पे आपने हीट देनी है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक आर्क जनरेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट होती है। और आपको पता है जब भी रेजिस्टेंस हो तो वो हीट जनरेट करती है। तो इस इफेक्ट की वजह से आपका करंट पैदा होता है, सॉरी आपकी हीट जनरेट होती है। अब मैं अगेन इसको रिवाइज करता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रोड और आपकी जो मेटल है, वर्क पीस है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे एयर गैप कह रहे हैं। वो उसमें रेजिस्टेंस जनरेट होती है आपकी बहुत ज़्यादा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से आपकी क्या होती है? हीट जनरेट होती है। अब आपको ये फिनोमेना समझ आ गया कि हमारी हीट किस तरह जनरेट होती है। अब उसने डिफरेंट इक्विपमेंट आपके दिखाए हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक आपके पास ट्रांसफार्मर होता है जिसकी वजह से आप करंट की इंटेंसिटी को
करंट की आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, और साथ में आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोड उसने दिखा दिए हैं। फिर ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, फिर इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। इसी तरह वर्क क्लैंप होता है जिसमें आपने वर्क पीस को क्लैंप करना है। फिर आपके पास आ जाता है चिपिंग हैमर आ जाता है, फिर वायर ब्रश, और ये आपके पास प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है, ये हेलमेट वगैरह। अब ये उसने एक प्रॉपर सेटअप दिखाया है कि यहाँ पे आपके पास वेल्डिंग किस तरह होती है। अब आपने ये सेटअप समझ लेना है प्रैक्टिकली कि आपके पास वेल्डिंग किस तरह होती है। अब वो कहता है आपके पास कि ये आपका लेट्स सपोज वर्क पीस बेस मेटल है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास होल्डर है, और ये जो उसने दिखाया है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लैंप है। क्लैंप उसने क्या किया, टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब टेबल के साथ कनेक्ट करने का पर्पज़ क्या है कि ये अर्थ हो जाएगी यहाँ से, और ये आपके पास नीचे वेल्डिंग टेबल है। अब वो कहता है कि ये केबल हमारे पास आती है, और एक केबल आपकी जो है क्लैंप की वो आती है, ये आपके जनरेटर के सिस्टम में आ रही है जो आपका पावर सोर्स है। अब पावर सोर्स के साथ क्यों है, क्योंकि ये पावर सोर्स को अर्थ कर देगी। सेकंड केबल जो आपके पास आ रही है वो आपकी इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे आपको प्लग है जहाँ से आपने मेन सप्लाई देनी है, और यहाँ से वो आपकी इनपुट केबल आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सेटअप कि किस तरह ये सेटअप अरेंज हुआ होता है। अब ये देखिए, इसी को उसने थोड़ा सा आपको कलरिंग फॉर्म में दिखा दिया। सेम वही चीज़ें हैं, टेबल है, ये आपके पास मेटल पीस है, यहाँ पे आपका क्लैंप है, ये आपका पावर सिस्टम है, और यहाँ से इलेक्ट्रोड है। तो ये आपकी जो ये वाली ब्लैक वाली केबल है ये अर्थ की है, और ये जो आपके पास रेड वाली है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आपकी जो इलेक्ट्रोड को जा रही होती है, इससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी सॉरी सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना क्लोजर लुक ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, क्लोजरली उसने आपको दिखाया है। अब जहाँ पे आप देखें तो ये आपकी बेस मेटल है, इसने डिफरेंट आपको शेडिंग से रिप्रेजेंट की है। ये आपके पास सॉलिडिफाइड मेटल है जिसको आपने सॉलिडिफाइड किया हुआ है, ये आप देखें यहाँ पे एरो एडिशन दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे एक उसने स्लैग दिखाई हुई है। अब स्लैग क्या है, ये स्लैग है आपके पास ऊपर एक इम्प्योरिटीज टाइप आप कह सकते हैं कि आ जाती है, और साथ में इस एक शील्ड जनरेट हो जाती है। ये इसने शील्ड दिखाया है जिसकी वजह से ढक जाता है ओवरऑल ये सारी वेल्डिंग। अब मोल्टन मेटल है, यहाँ पे क्या है, सारी मेटल आपकी पिघली हुई है। ये आपका इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से आपकी आर्क जनरेट होती है। याद रखना ये वो गैप है जिसकी वो बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो गैप था जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस जनरेट होती है, और इसी से आपकी हीट जनरेट होती है। अब ये आपने बड़ी ज़बरदस्त इसने बात की कि आपने ट्रेवल डायरेक्शन अपनी इस तरफ रखनी है, ये जो इसने दिखाया हुआ है आपको। अब हमारे पास फिलेट वेल्ड टर्मिनोलॉजी। अब इसमें क्या क्या आपके पास आपने अक्सर सुना होगा कि एक वेल्ड लेग होती है, एक वेल्ड क्या होती है, फेस होती है, और एक रूट होती है, एंड द अदर वन इज थ्रोट। ये उसने तीनों आपको डायग्राम से बड़ी क्लियरली दिखाएं कि अगर आपका जॉइंट इस तरह बना हुआ है टी शेप में, तो यहाँ पे ये आपकी लेग होगी, ये आपका थ्रोट होगा, और ये सामने से आपका फेस कहलाएगा, और दिस वन इज द रूट जहाँ से ये कंबाइंड हो रहे हैं, इसका थ्रोट और इसकी लेग। अब ग्रूव वेल्ड टेक्नोलॉजी में इसने वही चीज़ें आपको डिफरेंट तरीके से शो करवाई, क्योंकि यहाँ पे वेल्ड करने का प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंटली होता है। अब यहाँ पे ऊपर से उसने फेस दिखा दिया आपको, अगेन नीचे से इसकी रूट है, यहाँ से इसका हीट अफेक्टेड जोन है जिस तरह से उसने हीट ने इसको अफेक्ट करना है, और इसने यहाँ पे आपको टो दिखा दिया, और ये इनकी री की जगह है जितनी मतलब कि इसने ये आपका वर्क पीस की अगर ये सरफेस है तो इतनी आपकी वेल्ड उभरी हुई है, इसको उसने री शो करवा दी है। अब हम देखते हैं हमारे पास कि मैनी थिंग्स अराउंड अस आर द वेल्डेड, जिसमें हम आप कह सकते हैं कि पाइपलाइंस हो सकती हैं, आपकी टावर्स हो सकते हैं, कार्स और बसेस की बॉडीज हो सकती हैं। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कंस्टिट्यूट्स टू बी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड इन इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन। इसने आर्क वेल्डिंग की आपको डिफरेंट यूजेस बताए कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। अगेन इसमें भी वही चीज़ आपको बता रहे हैं। कहते हैं एज द वेल्ड इज लेड द फ्लक्स कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड disintegrates, giving off vapor that serve as a shielding gas and providing a layer of slag, both of which protect the weld area from the atmosphere। वो कहते हैं कि ये जो आपको मैंने दिखाई थी यहाँ पे फ्लक्स कोटिंग, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लक्स कोटिंग जो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये क्या करता है, ये आपके पास जो फ्लक्स है, जो आपके पास एक्सटर्नल आप तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, उसको ये
कहती है कि ये आपकी वेल्डिंग पे असरअंदाज ना हो। अब फॉर एग्जांपल आपका वेल्डिंग पूल इसको कहा जाता है, जहाँ पे आपकी सारी मेटल पिघली होती है। अब आपका ये वेल्डिंग पूल है, तो ये फ्लक्स क्या करेगा कि एक्सटर्नल जो आपका इफेक्ट है वो इस वेल्डिंग पूल पे ना आए। ये वो बात आपको बता रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो जाता है। इसको आप स्लैग, बाद में क्या कहें, स्लैग की लेयर बन जाती है, और इस लेयर को आप हैमरिंग की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब वो कहते हैं आर्क वेल्डिंग इज अ प्रोसेस दैट मेल्ट्स एंड जॉइंट्स मेटल्स बाय हीटिंग देम विद एन आर्क एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अ स्टिकल कवर्ड इलेक्ट्रोड एंड द मेटल। अब वो कहते हैं ये आपका जो इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, जहाँ पे जो आप यूज़ करते हो आर्क वेल्डिंग में। आगे कहते हैं द कोर वायर कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट टू द आर्क एंड प्रोवाइड्स फिलर मेटल फॉर द जॉइंट। अब जो कोर वायर है वो आपके पास क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाती है, और ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या करते हैं, एज ए फ्लक्स कोटिंग के लिए आपका काम करता है। द हीट ऑफ द आर्क मेल्ट्स द कोर वायर एंड द फ्लक्स कवरिंग एट द इलेक्ट्रोड टिप इनटू मेटल ड्रॉपलेट्स। अब वो कहता है आपके पास हीट ऑफ द आर्क, दैट जो आपके पास आर्क की हीट है वो क्या करेगी, वो आपका जो फ्लक्स है उसको छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर देगी, बाद में उसको तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी। अब वो कहते हैं मोल्टन मेटल इन द वेल्ड पूल सॉलिडिफाइज इनटू द वेल्ड मेटल while the lighter molten flux floats on the top surface and solidifies as a slag। वो कहते हैं जो आपके पास ओरिजिनल मेटल होती है वो नीचे आ जाती है सरफेस पे, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपकी सॉलिडिफाइड मोल्टन मेटल है, ये ओरिजिनल आपकी मेटल है जिसको आपने वेल्ड करना है। ये जो ऊपर आपको डार्क नज़र आ रहा है ये आपके पास स्लैग है। स्लैग क्या है, हैमरिंग की मदद से आप इसको दोबारा रिमूव कर सकते हैं, ये एज ए इम्प्योरिटीज़ आपके पास जमा हो जाती हैं ऊपर। तो ये आपको समझा है। आ कहते हैं ये जो है ये इसको हम स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। यूजेज एन आर्क बिटवीन अ कवर्ड इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, वही बात कर रहे हैं, प्रेशर इसमें नहीं यूज़ होता, ये आपने याद रखनी बात। फिलर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे फिलर मेटल आपकी यूज़ हो रही होती है, और वो कहाँ से आती है, वो आपके पास इलेक्ट्रोड से आती है। आगे कहते हैं प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, अ सुटेबल गैप इज केप्ट बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी डायग्राम में कि आपने वर्क और इलेक्ट्रोड के दरमियान एक गैप रखना है। अब वो कहते हैं अ हाई करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट। अब आपने जब करंट पास करना है तो वो क्या करेगा, वो आपके पास जो है 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बनाएगा, और उसकी वजह से आपका एक मोल्टन पूल जनरेट होगा। पूल से क्या मुराद है, वहाँ पे सारी मेटल पिघली हुई होंगी, और फिर क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन पे आपका जॉइंट बन जाएगा। अब प्रोसेस किस तरह होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था डायग्राम से। इंटेंस हीट एट द आर्क मेल्ट्स द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड। जाहिर सी बात है जो आपके पास बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोड को पिघलाती है। टिनी ड्रॉप्स ऑफ द मेटल इंटर द आर्क स्ट्रीम एंड आर डिपॉजिटेड ऑन द पेरेंट मेटल। जाहिर सी बात है जो आपके वो कहता है कि जो आपके टिनी ड्रॉप्स हैं मेटल के, वो पेरेंट मेटल पे ड्रॉप होते हैं, क्योंकि वो पूल बन रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका इलेक्ट्रोड पिघल पिघल के वो आपका सॉलिड मोल्टन मेटल के साथ शामिल हो रहा होता है, और फिर स्लैग बनाता है एट दी एंड। आफ्टर अ वेल्ड पास इट अलाउड द कूल द ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड बाय अ चिपिंग हैमर। वही बात मैंने जो आपको पहले की कि हैमरिंग की मदद से आप अपनी स्लैग को रिमूव कर देते हो और नीचे आपकी ओरिजिनल वेल्ड ऑब्टेन हो जाती है। अब बेसिक स्टेप्स ऑफ द आर्क वेल्डिंग कौन कौन से हैं, प्रिपेयर द बेस मेटल आपने करनी है, बेस मेटल को आपने प्रिपेयर करना है। फिर आपने चूज़ राइट वेल्डिंग प्रोसेस, चूज़ द राइट फिलर मटेरियल। आपने सही वेल्डिंग प्रोसेस चूज़ करना है कि आप किसके ज़रिए उसको करो। आपने फिर क्या है कि अपना फिलर मटेरियल अच्छे से चूज़ कर रहे हैं कि आप कौन सा फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हो। असेस द कंप्ले विद द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अब ज़्यादा याद रखना है आपने कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्योंकि इसमें आपको पता है आपका आई साइड का जाने का बहुत चांसेस होती हैं अगर आप सही तरीके से उसको यहीं यूज़ करें। अब वो कहते हैं आपको यूज़ प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स एंड बी श्योर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन पुडल फ्रॉम कंटेमिनेंट्स इन द एयर। अब वो कहते हैं कि आपने प्रॉपर वेल्डिंग की अगर टेक्निक आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका जो वेल्डिंग का पूल है आपको श्योर नहीं होगा कि वो सेफ़ है या नहीं है, लिहाजा उसको आपने सेफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं और वो ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं अगर उस पर वो फॉल कर जाते हैं। इंस्पेक्ट द वेल्ड मीन कि वेल्ड को आपने अच्छी तरह इंस्पेक्शन करनी है उसकी कि ये ठीक मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपने जो सप्लाई करनी है वो आपकी दो तरह की हो सकती है। देखिए ये सारी जो वेल्डिंग है ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बेस है,
जब इलेक्ट्रिसिटी बेस है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपके पास दो टाइप्स का होता है बेसिकली, एक एसी करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है या डीसी करंट होता है। तो एसी आप जब यूज़ करोगे तो उसे हम करेंगे एसी आर्क वेल्डिंग। इसकी उसने आपको पास स्पेसिफिकेशन दे दी है कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। इसमें वो कहता है 220 वोल्ट आपने यूज़ करना है, 50 एम्पेयर का करंट आपने यूज़ करना है, और जो आपने ट्रांसफार्मर यूज़ करना है वो 17 से 45 वोल्ट का हो एट द करंट अप टू 600 एम्पेयर। इस ट्रांसफार्मर इस तरह का आपने जो पावर सप्लाई यूज़ करेंगे उसमें इतनी वेरिफिकेशन, उसमें इतनी वेरिएशंस हों, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। कभी आपको ज़्यादा कहते हैं हीट चाहिए होती है तो उस हिसाब से अपना आप करंट या वोल्टेज जो वो वेरी करते हो तो आपको वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की हीट ऑब्टेन हो जाती है। अब जब डायरेक्ट करंट आ जाता है तो फिर आपके पास कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो डीसी मशीन्स आर मेड अप टू द कैपेसिटी ऑफ 600 एम्पेयर्स। इसमें भी आपने 600 एम्पेयर्स तक इसकी कैपेसिटी मेंटेन करनी है, और इसका जो वोल्टेजेस होगा वो आपके पास 45 टू 95 होगा। देख लें ये आपके एसी वोल्टेजेस से काफ़ी कम है, वहाँ पे 220 था, यहाँ पे आपको 45 टू 95 वोल्ट है। अब वो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एसी और डीसी का हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि बेटर कौन सी है, क्योंकि अक्सर जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए जब भी दो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। अब वो कहते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग है उसके बारे में वो आपको बता देते हैं प्रॉपर्टीज, तो ऑटोमेटिकली आपको एसी का इससे कंपेयर हो जाएगा। अब वो कहते हैं इसकी एफिशिएंसी लेस होती है, पावर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होती है, इसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, इसमें लो वोल्टेजेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसी में 220 होता है तो इसमें 95 तक होता है। ये सूटेबल होता है आपकी फेरस और नॉन फेरस मेटल। अब फेरस कौन सी होती है, फेरस ऐसी मेटल होती है जिसमें आपके पास आयरन जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, और नॉन फेरस ऐसी होती है जिसमें पास आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। अब प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन, थिन सेक्शन आप जिससे वेल्ड कर सकते हो। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क, इसमें आपने देख रहे हैं कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका वर्क से कनेक्ट हो, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो। ये आपने टेक्निक देख लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।